नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। तो चलिए शुरू करेंगे हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। एंड यहाँ पर जो सबसे पहली बात हमें करनी होगी वो करनी होगी ऑयल के गिरते हुए प्राइसेस के बारे में। तो पिछले कुछ वीडियोस से आप सुन रहे होंगे आज की ताज़ा खबर के कि ऑयल के प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। कल एक और मेजर फॉल यहाँ पर दिखा। तो ऑयल की जो गिरावट है इसका मेन जो रीजन है वो यही बताया जा रहा है कि चाइनीज डिमांड के जो कंसर्न्स है वो काफी बढ़ गए हैं। सो चाइना से आने वाली जो डिमांड है उसके वो एक मेजर रीजन है कि ऑयल के प्राइसेस काफी ज्यादा गिर रहे हैं। एंड एक और चीज जो थी जिससे थोड़े से कंसर्न्स थे कि शायद ऑयल के प्राइसेस बढ़ भी जाए, वो इसकी वजह से थे कि लिबिया जो एक अफ्रीकन नेशन है एंड मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है, वहां पर कुछ इंटरनल सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होने लगी थी, जिस वजह से कुछ कंसर्न्स थे कि शायद ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ जाए। लेकिन क्लियरली चाइनीज डिमांड के जो कंसर्न्स है ये एक ज्यादा मेजर फैक्टर रहा इन डिसाइडिंग वेयर द ऑयल प्राइसेस विल गो। तो सबसे पहले कंसर्न इसके इससे स्टार्ट हुए कि ओवर द वीकेंड चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का नंबर आया था वो काफी वीक रहा देन एक्सपेक्टेशंस। एंड इसी वजह से चाइनीज इकोनॉमी के परफॉर्मेंसेस एंड चाइनीज इकोनॉमी से मिलने वाला ऑयल का जो ऑयल ऑयल की जो डिमांड है इसके कंसर्न शुरू हो गए। मंडे को चाइना ने एक और जो रिपोर्ट दिया दैट वाज अबाउट द एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो फर्स्ट टाइम फॉल हुए इन 8 मंथ्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। एंड प्राइजेस ऑफ न्यू होम्स जो थे वो अपने वीकेस्ट पेस पर बढ़े इन दिस ईयर। तो इससे यही सिग्नल आता है कि चाइना की इंटरनल डिमांड में तो प्रॉब्लम था ही, ये तो हमें पता ही था। बट एक्सपोर्ट की जो ऑर्डर्स है वो भी थोड़ी मेजर वीकनेस अब दिखाना शुरू हो गए हैं। वहीं लिबिया में जो ऑयल एक्सपोर्ट्स थे वो मेजर पोर्ट्स में हॉल्ट कर दिए गए बिकॉज वहां पर एक स्टैंड ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो गई है जहां पर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एंड ऑयल रेवेन्यू जो है उसके कुछ वहां पर प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। तो इस वजह से कुछ सप्लाई वहां से आना कम होना एक्सपेक्टेड है। तो कुछ सप्लाई जो है ऑयल का वो एक्सपेक्टेड है दैट विल रिटर्न टू द मार्केट। 8 जो ओपेक के मेंबर्स है, ओपेक प्लस अगर हम कहें तो उनका शेड्यूल है टू बूस्ट द आउटपुट बाय 1,80,000 बैरल्स पर डे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ओवरऑल सप्लाई साइड पर ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है इंस्पाइट ऑफ दिस लिबिया सिचुएशन। हालांकि सारे जो ओपेक कंट्रीज है वो अब इस डेवलपमेंट को कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो सारे कंट्रीज तो यही चाहेंगे कि ऑयल के प्राइसेस ऊपर रहे, उनका मेजर रेवेन्यू ऑयल से ही आता है। तो ऐसे में ऑयल के प्राइसेस गिरना इज नॉट गुड न्यूज फॉर देम। लगभग 3% से ऑयल के प्राइसेस कल गिरते हुए दिखे। तो अब आगे देखना होगा कि ओपेक के सारे जो नेशंस है वो इस पर क्या डिसीजन लेते हैं। डिसरप्शंस जो है ऑफ सप्लाई वो मिडिल ईस्ट में अभी भी जारी है। 2 ऑयल के टैंकर्स जो है वो रेड सी में अभी भी अटैक कर दिए गए बाय द हुती रेबल्स। तो अभी भी जो रेड सी का क्राइसिस है वो अभी भी जारी ही है। सो ऑल दीज जियोपॉलिटिकल सिनारियो देखते हुए क्या डिसीजन ओपेक की कंट्रीज लेंगे रिगार्डिंग देयर सप्लाई ये देखना काफी जरूरी होगा। बात करते हैं अब इंडियन इकोनॉमी की, जहां पर कार मेकर्स यानी जो भी ऑटो मेकर कंपनीज है सारे, उनका यही बेट है कि डिस्काउंट्स एंड प्राइस कट्स की वजह से ज्यादा बायर्स जो है वो एंटाइज हो सके, ज्यादा बायर्स जो है उनको मिल सके अहेड ऑफ द फेस्टिव सीजन। तो सारे कार मेकिंग कंपनीज एग्रेसिवली ये ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बायर्स जो है वो उनके पास आए। दे आर गिविंग एक्सचेंज ऑफर्स, कैश डिस्काउंट्स, प्राइस कट्स, ताकि जो जो फेस्टिव सीजन है उसका बड़ा फायदा लिया जा सके। क्लियरली ऑटो सेक्टर में जो एक बेटर टाइम देखा गया पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में, तो वो थोड़ा अभी नैरो डाउन होते हुए दिख रहा है। बहुत सारे जो ऑटो मेकिंग कंपनीज है वो अपने डीलर्स को डिस्पैचेस भी स्केल बैक करने लगे, यानी जो वॉल्यूम वो डीलर को भेजते थे वो वॉल्यूम अब वो कम करने लगे हैं। तो सर्जिंग इन्वेंट्री लेवल्स होने लगी है डीलरशिप्स में, यानी डीलर्स जो है उनके पास जो इन्वेंट्री लेवल है कार्स की वो बढ़ने लगी है। एंड दैट इज बिकॉज डिमांड उतनी ज्यादा अब नहीं बची है फ्रॉम द कस्टमर्स। तो अगर हम डिस्पैचेस बाय पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो डीलर्स ने 2.38% का ड्रॉप देखा इन नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वर शिफ्ट बाय द कंपनी टू द डीलरशिप कंपेयर टू द मंथ ऑफ अगस्त इन द लास्ट ईयर। तो ये सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ है जिसमें कार के होलसेल के जो नंबर्स है वो डिप होते हुए दिखे हैं। तो इसी के चलते कार डीलर्स आर ऑफरिंग कैश डिस्काउंट्स रेंजिंग फ्रॉम 10,000 टू ऑलमोस्ट 2.5 lakhs ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, ताकि डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ द मॉडल ऑब्वियसली,
ताकि ज्यादा से ज्यादा बायर्स को वो अट्रैक्ट कर सके। मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, सारे ही कंपनीज ने फेस्टिव डिस्काउंट्स चालू कर दिए हैं, जिससे वो ये होप कर रहे हैं कि जो डिमांड थोड़ी सी नैरो डाउन होने लगी है, टेपर डाउन होने लगी है, वो वापस आ सके बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन। अगली न्यूज है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने अपना एस्टिमेशन ऑफ इंडियाज ग्रोथ अपग्रेड कर दिया है टू 7% फ्रॉम 6.6%। दिस इज फॉर FY25। वर्ल्ड बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया का मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी काफी पॉजिटिव है। ग्रोथ इज एस्टिमेटेड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग नॉट जस्ट इन FY25 बल्कि FY26 में भी एंड FY27 में भी। रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ एंड फिस्कल कंसोलिडेशन जो है, ये इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो काफी डिक्लाइन करने में हेल्प करेगा, जो अच्छी बात होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। करंटली दिस इज अराउंड 83.9% इन FY24, वो 82% तक आ जाएगा बाय FY27, ऐसा अंदाज वर्ल्ड बैंक का है। करंट फिस्कल अकाउंट डेफिसिट, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन एट 1 to 1.6% ऑफ जीडीपी अप टू FY27। एंड हालांकि कुछ एडवाइसेस या फिर कुछ सजेशंस जहां तक देखे जाए, तो वर्ल्ड बैंक का यही कहना था कि इंडिया को अपनी जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, यानी ज्यादा से ज्यादा अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने की जरूरत है, ताकि जो इंडिया का टोटल $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का एक जो फिगर है वो 2030 तक अचीव किया जा सके। इंडिया ने पिछले कुछ सालों से एक काफी प्रोएक्टिव अप्रोच रखा है टू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, ऐसा भी वर्ल्ड बैंक ने कहा है। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ज्यादा से ज्यादा नेशंस के साथ हो सके, क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक काफी रिकॉन्फ़िगरेशन हुआ है ग्लोबल वैल्यू चेन का। तो ऐसे में काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर इंडिया के लिए हो सकते हैं अगर इंडिया कुछ मेजर नेशंस के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर सके फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, एंड दैट कैन इंप्रूव इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस इन द एक्सपोर्ट मार्केट। इंडिया में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स की वजह से ट्रेड कॉस्ट्स काफी कम हो गए हैं कंपेयर टू अ फ्यू इयर्स अगो, ये भी वर्ल्ड बैंक ने नोट किया है। लेकिन अभी भी टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो एक मेजर रोड ब्लॉक है इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ से, एंड इसी पर ज्यादा ध्यान देने की एंड काम करने की जरूरत है इंडिया को, ऐसा उन्होंने एक रिपोर्ट में हाईलाइट भी किया। अब बढ़ते हैं स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर। सबसे पहली न्यूज है रिगार्डिंग अ पीएसयू कंपनी GIC। तो OFS यानी ऑफर फॉर सेल लाइकली है GIC री इंश्योरेंस में, जहां पर गवर्नमेंट लगभग 6.78% तक की स्टेक जो है वो डाइल्यूट कर सकता है। ये OFS इज लाइकली टू बी लॉन्च्ड टुडे, एंड ये फर्स्ट टाइम होगा सिंस द लिस्टिंग ऑफ दिस स्टेट रन इंश्योरेंस कंपनी। जो फ्लोर प्राइस है इस ऑफर फॉर सेल की, दैट इज लाइकली टू बी ₹395 पर शेयर, यानी जो करंट मार्केट प्राइस है उसके मुकाबले 6% का डिस्काउंट यहाँ पर हो सकता है। GIC जो है दैट इज द ओनली री इंश्योरर दैट इज रजिस्टर्ड विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड दैट इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम इनके शेयर्स की बात करें तो इस साल एक काफी अच्छी रैली दिखी है, 35% की रैली है, लेकिन लिस्टिंग से अभी भी लगभग फ्लैट ही परफॉर्मेंस रहा है स्टॉक का। लिस्टिंग तो काफी साल पहले हो चुकी थी, सो ओवरऑल अभी भी एक फ्लैट परफॉर्मेंस ही रहा है। हो सकता है कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि इट्स अ गुड चांस टू डाइवेस्ट सम स्टेक, जो टारगेट हमेशा गवर्नमेंट का रहा है पिछले कुछ सालों में, कि वो कुछ इंपॉर्टेंट जो उनके एसेट्स है उसमें थोड़ी सी डाइवेस्टमेंट करके कैश इनफ्लोज जो है वो ले सके। अगली न्यूज है अबाउट संवर्धना मदरसन which is likely to raise almost $1 billion via QIP। तो संवर्धना मदरसन जो है इट्स अ वेरी बिग नेम इन ऑटो एंसिलरी बिजनेस। जो QIP है दैट इज लाइकली टू बी लॉन्च्ड सून, एंड जो प्रोसीड्स है वो अब तक इसका अनुमान नहीं लगाया गया है कि वो किस चीज के लिए यूटिलाइज होंगे, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि आइदर ये पैसों से कंपनी कोई एक्विजिशन करेगी या फिर अपनी जो एग्जिस्टिंग डेट है वो रिड्यूस करेगी। इसके लिए कंपनी ने कुछ बैंकर्स भी अपॉइंट करे हैं, एंड इसका रोड शो जल्दी शुरू होगा। एज पर रिपोर्ट्स संवर्धना मदरसन जो है दैट इज लुकिंग टू रिड्यूस इट्स डेट टू 1x ऑफ द एबिडा, यानी जितनी एबिडा है उतना ही डेट रखे, अगेंस्ट 1.5x जो करंटली उनकी डेट है कंपेयर टू द एबिडा, एनुअल एबिडा ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो ग्रॉस डेट है वो रही लगभग 20,100 करोड़, and net debt रही around 13,300 crores at the end of Q1, and overall gross debt उनकी increase हुए by 16% and net debt by 29% on a sequential basis। तो debt के कुछ numbers जो है
वो थोड़े से डिस्प्रोपोर्शनेटली कंपनी के फेवर में नहीं रहे हैं इन द रिसेंट क्वार्टर्स। तो हो सकता है कि कंपनी वो डेट कम करे, या फिर कोई एक्विजिशन अगर उनके दिमाग में होगा तो मे बी फॉर दैट दे विल यूज दिस मनी, बिकॉज $1 बिलियन काफी बड़ी रकम है, ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ का इंडियन रुपीज में ये QIP हो सकता है। IEX के वॉल्यूम नंबर्स आए हैं सामने फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। 35.8% का ग्रोथ रहा, विच इज अ वेरी बिग ग्रोथ। एंड रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट का जो सेगमेंट है दैट हैज सर्ज्ड बाय 737%। हालांकि सेगमेंट काफी अभी भी लोअर बेस पर है, बट स्टिल इट्स अ वेरी बिग इंक्रीज। सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ग्रोथ दिखा है अगस्त 24 में। टोटल वॉल्यूम ऑफ अराउंड 12,000 मिलियन यूनिट्स का रहा, विच इज ऑलमोस्ट 36% YOY इंक्रीज। इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम जो है दैट अलोन हैज रीच्ड 9,900 मिलियन यूनिट्स, व्हिच इज अ 17% ईयर ऑन ईयर राइज। जो नोटेबल हाईलाइट था दैट वाज अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट सेगमेंट, जो काफी बड़ा सर्ज यहाँ पर दिखा। जो स्पाइक है दैट इज आल्सो अकम्पनीड बाय ऑल टाइम लो REC प्राइस ऑफ ₹115 पर सर्टिफिकेट। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के सर्टिफिकेट जो है वो भी ट्रेड होते हैं IEX के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, तो इनकी जो प्राइसेस है वो भी ऑल टाइम लो पर पहुंच गए। ऑब्वियस सी बात है कि जब सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जो प्राइस है उस कमोडिटी की वो कम होने लगती है। जो डिक्लाइन है REC प्राइसेस में, इससे एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑब्लिगेटेड एंटिटीज लाइक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, कि वो अपने कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स को फुलफिल कर सके इन अ मोर कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अगस्त 24 में मेनली जो सर्च दिखा है दिस रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, वो इस वजह से दिखा कि हाइड्रो एंड विंड पावर जनरेशन काफी ज्यादा रहा इस मंथ में। मेनली मॉनसून के मोमेंटम गेन करने से ये सारे रिन्यूएबल सोर्सेस जो है एनर्जी के, उसकी अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम इस महीने में नहीं रहा, जिस वजह से काफी ज्यादा एनर्जी जनरेशन अगस्त के मंथ में हुआ है। अगली न्यूज जो है दैट इज रिगार्डिंग एन अपकमिंग IPO। सॉफ्ट बैंक जो प्राइवेट इक्विटी फंड है, उनके द्वारा बैक किया हुआ एक बिजनेस है कॉल्ड ऑफ बिजनेस। तो ऑफ बिजनेस इज प्लानिंग अ $1 बिलियन IPO बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग दिस फेज, जहां पर उनका रेवेन्यू ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहा है। तो ऑफ बिजनेस जो ये कंपनी है दैट इज इनटू B2B सेल एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाईज, जो ये खुद करते हैं। Instead of a platform like IndiaMart just connects the buyer and seller। Off business जो है वो खुद ट्रेडिंग करता है basically of these things। तो कंपनी is planning to raise between $750 million and $1 billion through a public issue, जो expected है in the next 12 to 15 months। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 19,296 करोड़ रहा, which is up from 15,000 करोड़ जो FY23 में रहा। एंड 30% का प्रॉफिट स्पाइक भी दिखा, प्रॉफिट का फिगर अराउंड 603 करोड़ रहा फॉर FY24। ये कंपनी फाउंड हुई है 2015 में, एंड ऑफ बिजनेस ने लगभग $800 मिलियन अब तक रेस किए हैं, एंड काफी हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स भी इनके पास रहे हैं। लास्ट जो प्राइमरी फंडिंग राउंड हुआ कंपनी का December 21 में, जिसमें टाइगर ग्लोबल ने भी इन्वेस्ट किया है कंपनी में, तब कंपनी का वैल्यूएशन $5 बिलियन का था। करंट कंपनी के इन्वेस्टर्स इंक्लूड सॉफ्टबैंक, टाइगर ग्लोबल अमंग द मेन नेम्स, एंड बाकी कुछ और भी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स कंपनी में करंटली इन्वेस्टेड हैं। अगली न्यूज है रिगार्डिंग EU स्मॉल फाइनेंस। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अप्लाई किया है फॉर अ वॉलंटरी ट्रांजिशन टू अ यूनिवर्सल बैंक। तो जुलाई में ऑलरेडी EU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये बताया था कि जो वो कंपनी है दे विल बी अप्लाइंग फॉर अ यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस इन अबाउट 4 वीक्स। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कब एक स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक के लिए अप्लाई कर सकता है, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट सेज कि एक सैटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए ऑफ एटलीस्ट 5 years। जो ये बैंक है दैट शुड बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, एंड उनका मिनिमम नेटवर्थ 1000 करोड़ का होना चाहिए। तो ये तीनों ही क्राइटेरियाज कंपनी इज फुलफिलिंग, एंड दैट इज व्हाई दे हैव अप्लाइड फॉर अ वॉलंटरी ट्रांजिशन टू अ यूनिवर्सल बैंक। इसी के साथ हमारा ये आज का न्यूज का जो वीडियो है आज की ताजा खबर का, वो यहीं पर खत्म होता है। लेकिन हम अगेन हमेशा की तरह बिलीव इट और नॉट का एक जो सेक्शन है वो अगेन हम देखेंगे। तो आज बिलीव इट और नॉट में जो चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दैट इज रिगार्डिंग अ रीसेंट स्टडी दैट वाज डन बाय सेबी। तो सेबी ने जो IPOs आए फ्रॉम अप्रैल 21 टू December 23, 144 मेन बोर्ड IPOs आए थे इंडिया के मार्केट्स में। तो उनका एक इन डेप्थ स्टडी उन्होंने किया टू एनालाइज कि इन्वेस्टर बिहेवियर इन दिस IPOs कैसा रहता है। तो कुछ काफी स्टार्टलिंग
चीजें या फिर कुछ बौखला देने वाली चीजें भी यहाँ पर दिखी। हालांकि करंटली मार्केट्स ऐसे है कि दे आर नॉट दैट सरप्राइजिंग, बट कंपेयर टू प्रीवियस मार्केट साइकिल्स ये काफी काफी अजीब चीजें यहाँ पर दिखी है। तो सेबी के जो ये स्टडी है उसके मुताबिक 54% of the IPOs जो allot हुए to investors including anchor investors, they are sold within a week of the listing of the company, right? एक हफ्ते में 54% of the IPO shares जो है वो बिक जाते हैं, they already change hands. So that is the kind of speculation that is going on. IPO में इन्वेस्ट करना एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हुआ करता था, बट नाउ इट इज द डेटा इज शोइंग कि ज्यादातर लोग जो है majority of the shares are getting sold within a week of the listing of the company. Individuals shareholders जो है they have sold 50% of the shares allotted to them within a week and 70% of the shares by value within a year of the listing of the company. ये भी देखा गया कि जब आईपीओ के जो रिटर्न्स है ऑन लिस्टिंग दे एक्सीड 20%, तब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सेल 68% ऑफ द शेयर्स बाय वैल्यू विद इन अ वीक। तो अगर लिस्टिंग अच्छी हो रही है तो ज्यादातर डेटा यही दिखा रहा है कि इन्वेस्टर्स आर सेलिंग देयर शेयर्स, जबकि इन कॉन्ट्रास्ट अगर लिस्टिंग डिस्काउंट पर होती है तो सिर्फ 23% ऑफ द शेयर्स हैव बीन सोल्ड बाय इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स आर होल्डिंग ऑन टू देयर लूजर्स, एंड जहां पर भी इन्वेस्टर के आईपीओ गेन्स ज्यादा दिख रहे हैं वहां पर दे आर सेलिंग ऑफ विद इन अ वीक। नियरली हाफ ऑफ द डीमैट अकाउंट्स जिन्होंने आईपीओ के लिए अप्लाई किया फ्रॉम अप्रैल 21 टू दिसंबर 23, ये पोस्ट कोविड ही ओपन कर दिए गए थे। सो ऑलमोस्ट 2021 के बाद जो डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए दे कंट्रीब्यूटेड 50% to the total demat accounts that applied for IPOs within this period. So it was quite मतलब मुझे काफी एक ऐसी चीज लगी जो मुझे शायद शेयर करनी चाहिए कि किस तरह का आईपीओ यूफोरिया या फिर स्पेकुलेशन हमने कुछ इयर्स में देखा है। ऑब्वियसली बहुत सारे आईपीओस तो इसी वजह से आए बिकॉज द मार्केट्स हैव बीन डूइंग क्वाइट वेल, एंड उनको ऐसे में एक अच्छी एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है सारे प्रोमोटर्स को या फिर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को। सो ये बिहेवियर जो है वो इन्वेस्टर्स में भी यहाँ पर देखा गया। सो इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का जो है वो अंत होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।